अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर मिल रही है जहां पर पिथौरागढ़ के बीच हाईवे, आपको बता दें कि हवाई सेवा का ये पूरा मामला सामने आया है। सितंबर से शुरू हो सकती है फ्लाई ब्रिग उड़ाएगा जहाज और 19 सीटर जहाज उड़ेगा दून पिथौरागढ़ के बीच। पंतनगर से भी पैसेंजर लेगी फ्लाइट। आपको बताते चले कि पहले 9 सीटर सेवा कुछ समय बाद बंद हो चुकी है। हमारे सहयोगी विजय वर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। विजय, जरा बताइए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब देहरादून पिथौरागढ़ के बीच जो हवाई सेवा है वो अब शुरू हो जाएगा। जी, मैं आपको बता दूं, लंबे समय से इस तरीके की अटकलें लगी हैं कि पिथौरागढ़ से देहरादून, पंतनगर या यूं कहें कि हिंडन एयरपोर्ट तक यहाँ पर हवाई कनेक्टिविटी यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन ये लगातार डेट पे डेट आ रही है। पहले जुलाई की बात आई थी, फिर अगस्त की बात आई थी, अब ये संभावना जताई जा रही है कि सितंबर फर्स्ट वीक में पॉसिबल है कि यहाँ से हवाई सेवा पहले चरण में पिथौरागढ़ से देहरादून तक यहाँ पर चले, क्योंकि फ्लाईविक कंपनी को देहरादून पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा का यहाँ पर टेंडर मिला हुआ है। फ्लाईविक कंपनी ने अपना 19 सीटर प्लेन भी खरीदा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ टेक्निकल पेच है। खासकर फ्लाईविक कंपनी और डीजीसीए के बीच कुछ औपचारिकताएं अभी भी पूरी होनी है। जब वो औपचारिकताएं पूरी होंगी तो उसके बाद संभवतः ये हवाई सेवा शुरू हो पाएगी। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए विजय। उत्तरकाशी में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है जब बड़कोट में राजगढ़ी के पास एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और सड़क से नीचे जा गिरी है। हादसे के वक्त गाड़ी में करीब 12 स्कूली बच्चे थे, जिसमें कि 4 बच्चों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। बाकी सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित है, लेकिन ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे देहरादून रेफर किया गया है। दरअसल सड़क से नीचे गिरने के बाद गाड़ी पेड़ पर अटक गई है, नहीं तो गाड़ी सीधा खाई में जा गिरती, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता था। रुकाया उसने गाड़ी, फिर हमारे लिए बोला बैठो ना। हम गए ऊपर और बैठे, तब जहाँ से घूम था ना तो उधर से तेज से चली गाड़ी, फिर मुड़ी हो तो मैंने कूद मारा था। फिर मेरे हाथ में लगी चोट, पट्टी कर भी लगी सर पे। हमारे पास 5 केसेस आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों को मामूली सी चोटें हैं तथा एक जो ड्राइवर है उसको थोड़ा सा ईयर से ब्लीड हो रहा है, तो उनको हमें एक सिटी स्कैन की रिक्वायरमेंट है, तो जिसके लिए हम उन्हें थोड़ा आगे हायर सेंटर को रेफर कर रहे हैं। बाकी सबकी स्थिति सामान्य है। कोटद्वार से खबर मिल रही है, पौड़ी नेशनल हाईवे 534 पर आवाजाही करना जान को जोखिम में डालने जैसा बन चुका है। हालात ये हो चुके कोटद्वार से दुर्गा देवी तक 10 किलोमीटर के इस रूट में 8 जगह पर डेंजर जोन बन चुके हैं। कहीं पर सड़क ठह चुकी है तो कहीं पर भारी भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। पहाड़ी पर बड़े बड़े बोल्डर अटके हुए हैं जो कभी भी सड़क पर गिर सकते हैं। वहीं कोटद्वार से दुगड्डा तक पूरी सड़क जो है खस्ता हाल है, जिसमें रोजाना जाम लग रहा है। सड़क की कंडीशन और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सड़क पर बड़ी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लैंसडाउन और पौड़ी जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता है, लेकिन सड़क के हालात इतने खराब हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे उसमें करीबन 7-8 डेंजर जोन बन चुके हैं। वर्तमान में 5वें मील के पास में जो 2 किलोमीटर के जो 4 डेंजर जोन है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का। पिथौरागढ़ में बॉर्डर की सड़कों की बुरी दुर्दशा है, जिस पर रक्षा मंत्रालय भी चिंतित है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कों के बड़े स्तर पर दुर्दशा हुई है और इस बरसात में मिलम, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाली सड़कें 90% बंद रही, जिससे कि सुरक्षा एजेंसियां भी परेशान हैं। बॉर्डर की सड़कें खराब होने की वजह से सेना के जवानों को भी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मल्ला से मनेरी के बीच कई जगह पेड़ पत्थर गिरने से हाईवे बंद हो गया था, जिसे बीआरओ और एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद खोल दिया है। हाईवे बंद होने से यात्री फंसे हुए थे, जिन्होंने सड़क खुलने पर राहत की सांस ली है। बीती रात तेज हवाओं की वजह से सड़क पर कई जगह पेड़ गिरने से हाईवे बंद हो गया था और यात्री फंस गए थे। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे। पहली तस्वीर पेड़ गिरने से एनएच बंद हुआ है, हालांकि दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं बीआरओ एसडीआरएफ ने किस तरीके से रास्ते को खोलने की कोशिश की है। दरअसल हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल बरसात में हिमाचल और उत्तराखंड में कहर ढाया है। लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत भी हो गई है, घर तबाह हुए हैं। अभी सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि लैंडस्लाइड का पहले से ही अलर्ट मिल जाए।
फरवरी 2021 में चमोली के ऋषिगंगा में जो एवलॉन्च आया था, उसने निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई और 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस आपदा के 2.5 साल बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस आपदा के आने से काफी पहले ही इस पूरे इलाके में भूगर्भीय हलचल शुरू हो गई थी। ट्रिगर साइट से करीब 12 किलोमीटर दूर तपोवन में लगाए गए वाडिया के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर में घटना के 3 घंटे पहले इसके संकेत रिकॉर्ड हो गए थे। यदि इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई होती तो ऋषिगंगा में हुई उस तबाही से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। वो एवेलेंच हुआ उसका 3-4 घंटा पहले लॉट ऑफ ट्रेमर्स जो इंडिकेशन दे रहा है कुछ होने वाला है, इसको हम लोग प्रिकर्सर बोलते हैं। तो वो 3-4 घंटा वो प्रिकर्सरी इवेंट्स हम लोग आइडेंटिफाई किए, लेकिन इसका पहले हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है। पूरे हिमालयन रीजन में इसी तरह के हाई कैपेसिटी के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर लगाकर लैंडस्लाइड से लेकर भूकंप, एवलॉन्च या अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट नैनीताल, मसूरी, धौलीगंगा, भागीरथी कैचमेंट एरिया के लिए ऐसी मैपिंग भी कर चुका है और यदि इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो गई तो हिमालयी राज्यों में आने वाली कई प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। भारत नेपाल के बीच सामान की आवाजाही पर बिना बिल के रोक, झूलाघाट के रास्ते नेपाली नागरिकों पर सख्ती देखने को मिली है। कस्टम विभाग ने कहा है कि पक्का बिल लेकर आए। भारत से सामान खरीदते हैं नेपाली नागरिक, बिना बिल सामान ले जाने पर हो चुका है विवाद। संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार के दौरे पर है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत शिरकत करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम थीम पर व्याख्यान माला आयोजित है, जिसमें मोहन भागवत साधकों और छात्रों को संबोधित करेंगे। शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांडे से भी मोहन भागवत मिलेंगे। कोटद्वार में पौड़ी हाईवे पर सिद्ध बलि मंदिर के पास अचानक हाथियों का झुंड आ गया और हाथियों के झुंड को देखने के लिए लोग रुक गए और कई लोग हाथियों की फोटो भी खींचने लगे, तो कई हाथी के सामने भी जाने की कोशिश करने लगे। रामनगर में गुमानपुर के हाथी डगर को जाने वाली रोड पर अचानक गुलदार नजर आया और कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे, तभी रोड पर अचानक गुलदार आ गया। लोगों ने गुलदार को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। गुलदार अब आबादी वाले इलाकों में दिखाई देने लगा है। ऐसे में सुबह शाम टहलने जाने वालों को भी सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। पिछले 1 महीने में अब तक 391 मामले सामने आ चुके हैं और इस दौरान कुछ अस्पतालों में मरीजों को डेंगू टेस्ट के नाम पर खूब लूटा जा रहा है। वहीं मरीजों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और डेंगू टेस्ट के लिए मनमानी रेट पर लगाम लगाने के लिए रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। डेंगू टेस्ट के लिए 500 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक रेट तय किया गया है। डेंगू रैपिड टेस्ट के लिए 500 से 800 रुपए तक टेस्ट का रेट तय किया गया है। वहीं एलिसा टेस्ट के लिए 1000 से 1100 रुपए तय किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की या डॉक्टरों की मनमानी चल रही थी। ये बहुत कंफ्यूजन सा पैदा हो रखा है। कोई कह रहा 50,000 रेट तक आदमी जो है मर जाता है, कोई कह रहा 8,000, कोई फिक्स नहीं है। अब मापदंड फिक्स हो गया है रेट वाइज भी, तो ये सरकार बधाई की पात्र है इस मामले में। हमारे यहाँ जितने भी मरीज हैं वो जो है हमारे देहरादून में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल, 4-5 जिलों में हैं। इसमें भी 88% मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल की ऐसी शिकायत होगी तो आप भी मुझे बता देना, मैं भी उसकी जरूर इंक्वायरी करूंगा। प्रदेश में डेंगू की दस्तक से अब अस्पतालों में प्लेटलेट्स की भारी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इस कमी में भी अस्पताल प्रशासन ने नए अवसर तलाश लिए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, आप देखिए। न्यूज 18 ने डेंगू टेस्टिंग में जमकर हो रही वसूली की खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी। इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हुआ और टेस्टिंग से लेकर प्लेटलेट्स के लिए एक मानक तैयार किए गए।
लेकिन एक बार फिर जब न्यूज 18 की टीम ने देहरादून के कई अस्पतालों का जायजा लिया तो पाया कि डेंगू के मरीजों के लिए प्लेटलेट्स को लेकर जमकर कालाबाजारी हो रही है। क्या चार्जेस क्या है? 12,500 रुपए। अगर मतलब आपको डोनर चाहिए होगा, ए पॉजिटिव भी डोनर चाहिए होगा। हाँ सैंपल आएगा यहाँ पे, हाँ डोनर आएगा, अपना रिलेशन में होना चाहिए, मतलब पेशेंट के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। मेल डोनर चाहिए। हाँ और 12,500 रुपए। तो सुना आपने कि एक अस्पताल का कर्मचारी प्लेटलेट्स के लिए एक यूनिट के 12,000 रुपए की मांग कर रहा है, और वो भी तब जब डोनर खुद मरीज को लेकर आना है। यह हाल सिर्फ एक अस्पताल का ही नहीं है, जबकि न्यूज 18 की टीम दूसरे अस्पताल पहुंची तो वहां भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले। जम्मू पे करवा लो। जम्मू पे? हाँ। वो कितने का आएगा? वो आपका आएगा 10,000 का। 10,000। उसमें क्या होता है, आपका अपना एक डोनर लेके जाना है आपको, ए पॉजिटिव का। अच्छा। हाँ, उससे से आपको ये 6 यूनिट प्लेटलेट्स निकाल के दे देंगे एक बंदे से। एक ही बंदे से? हाँ। अगर आयुष्मान के अंदर एडमिट नहीं है तो 12,000 है। हाँ। अगर आयुष्मान में यहाँ एडमिट है तब है 11,000। और डोनर लाना पड़ेगा? डोनर लाना पड़ेगा आपको। यही हाल राजधानी के लगभग सभी अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं, जहां सिर्फ एक यूनिट का ही रेट बहुत ज्यादा है। नॉर्मल दिनों में प्लेटलेट्स 5 से 8,000 रुपए तक की यूनिट मिलती है, जबकि इस समय रेट एकदम से दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो पथरी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक के साथ कई लोग गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी और डंडों से, लात घूंसों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि शख्स पर चोरी का आरोप है, जिसकी वजह से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। पथरी थाना इंचार्ज का कहना है कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है और जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली की थराली के दूरस्थ रतगांव में पैदल लकड़ी का पुल एसडीआरएफ ने तैयार कर दिया है। बीती 13 अगस्त को भारी बारिश के चलते लकड़ी का पुल बह गया था, जिससे रतगांव का संपर्क कट गया था। थराली तहसील प्रशासन ने एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी ने गधेरे के ऊपर एक वैकल्पिक लकड़ी का पुल तैयार कर दिया है, जिससे कि करीब 1500 की आबादी वाले रतगांव के लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए पैदल आवाजाही कर सके। नैनीताल से रामनगर आ रही यात्री बस गैबुआ के पास रोड से नीचे उतर गई है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि बस के आगे चल रही कार ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक मार दिया है। कार को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने जैसे ही बस को कुछ किनारे किया, वहां रोड से वो नीचे उतर गई। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग ली है, जिसमें सीएम धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। मीटिंग में बागेश्वर उपचुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। मीटिंग में सांसद राज्यलक्ष्मी मिश्रा, सांसद तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट नहीं शामिल हुए। वहीं मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि कोर कमेटी की मीटिंग अक्सर होती रहती है, जबकि सांसद अजय भट्ट ने बताया कि मीटिंग में पार्टी के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई है। हाँ, एक बागेश्वर का चुनाव तो है ही, अभी उस पर काम कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं बहुत अच्छे से। लोकसभा को लेकर कोई चर्चा? उसका लोकसभा के चुनाव का क्या है कि जो अभी ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, चाहे महासंपर्क अभियान है, मतदाताओं की जागरूकता का अभियान है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की चर्चा तो हमारी पार्टी के स्तर में काम होते ही होते हैं। वो मंडल पे भी प्रदेश में भी होते हैं, मंडलों में भी होते हैं, जिले में भी होते हैं। कोर कमेटी की बैठक करते रहते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता है कि कोर कमेटी की बैठक न हो, वो आप तक नहीं पहुंचती होगी। हम हमेशा अपना मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के असली ध्वजवाहक हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के किए जा रहे कामों की तारीफ भी की है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लाने वाले यूसीसी बिल, धर्मांतरण और अवैध मजारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की है। वहीं जोशीमठ में भूधसाव के दौरान सीएम धामी द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने और पुनः निर्माण कार्यों की भी सराहना की गई। घने बादलों को चीरकर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर दौरे पर हैं। रविवार को भगत सिंह कोश्यारी का गरुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
स्वागत किया और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिले और कई विषयों पर उनसे चर्चा भी की गई है। बताया जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी उपचुनाव में कोई भी जनसभा नहीं करेंगे, लेकिन वो बागेश्वर के कुछ मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलने और उनमें जोश भरेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रही है। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, लिहाजा लगातार स्टार प्रचारक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं में सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनाई जा रही हैं। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जा रहा है और कांग्रेस पलटवार कर रही है। इतना छोटा सोच हमारा नहीं है जितना सोच कांग्रेस का है, इसीलिए आज राहुल गांधी जी पर कोई विश्वास नहीं करता है। तरह तरह की उपमाओं से उनको नवाजा जाता है। मैं अपने मुख से वो उपमाएं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो ये कहता हो कि पहाड़ का पंडित बिना दारू पिए हुए पूजा नहीं कर सकता, उस आदमी के मुंह से कुछ भी निकल सकता। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस नेता बागेश्वर उपचुनाव जीतकर पार्टी की एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस हर रोज नई प्लानिंग के साथ चुनाव प्रचार में उतर रही है और जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी का तर्क कुछ और है। और जिन जगहों पे हम लोग अभी घूमे हैं, जितने लोगों से मिले हैं, तो ये एक तरफा कांग्रेस की सीट है, लोग कांग्रेस को चुने। बागेश्वर उपचुनाव एक पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। इनके नेता आते हैं, 2 दिन के लिए भाषण देकर चले जाते हैं और वो उस चुनाव को खुद मान चुके हैं कि बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। इसीलिए बागेश्वर के इस चुनावी रण में हर कोई रणविजय बनना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। स्वनिधि योजना लाई, इस प्रकार से अनेकों प्रावधान आपके द्वारा लाए गए। लेकिन इस सब के अतिरिक्त यदि हम सरकारी नौकरियों की ही बात करें तो कभी कभी ये सवाल किया जाता है कि पहले और अब में क्या अंतर है। यदि हम आंकड़ों की तरफ नजर दौड़ाएं और यूपीए के कार्यकाल के पहले 9 वर्ष अर्थात 2004 से लेकर के 2013 की तुलना आपके नेतृत्व की एनडीए सरकार के पहले 9 वर्ष अर्थात 2014 से 2023 तक की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। यूपीए काल में पहले 9 वर्षों में कुल मिलाकर के जहां 6 लाख नौकरियां दी गई, वहां आपके कार्यकाल में 9 वर्षों में 9 लाख लगभग 60-70% वृद्धि। भारत सरकार में 3 प्रमुख रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और यूपीएससी। यदि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो यूपीए के 9 साल के कार्यकाल में केवल 2 लाख नियुक्तियां की गई थी। आपके नेतृत्व में 9 साल में दुगने से अधिक 4,691। यदि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की बात करें तो आने वाले त्योहारों के मद्देनजर रामनगर में खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की है और यहां टीम ने विभिन्न जगहों से खाद्य पदार्थों का सैंपल भी लिया है। टीम यहां पर मोबाइल लैब भी साथ लेकर आई थी, जिसमें कई सैंपलों के टेस्ट भी किए गए। आगामी जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसके मद्देनजर खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर आज रामनगर में विभिन्न मिठाई की दुकानों, परचून की दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट्स आदि की चेकिंग हो रही है। तो मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा जगह जगह पर जाकर जो खाद्य पदार्थों के नमूने हैं उनकी जांच की जा रही है। पहाड़ की कुलदेवी नंदा की यात्रा में पूरा पहाड़ आस्था के रंग में डूब जाता है। हालांकि इस बार नैनीताल के नंदा महोत्सव को विश्व विरासत में शामिल करने की तैयारी भी है।
पहाड़ की कुलदेवी नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नैनीताल में इस बार नंदा महोत्सव 20 से 27 सितंबर तक होगा। इस दौरान कदली के पेड़ से मूर्ति निर्माण से लेकर पंच आरती लोगों का आकर्षण केंद्र रहेगी। लिहाजा 7 दिनों तक सरोवर नगरी नंदा में रहेगी। देखा जाए तो हमारे जो कल्चरल है, हमारे बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं, उनको भी हमारी धरोहर के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ इसको अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बाहर के लोग पहाड़ में नंदा को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और ये यात्रा नंदा को कैलाश छोड़ने की है। वहीं यात्रा के दौरान पहाड़ के कई रंग भी देखने को मिलते हैं। नगर पालिका भी महोत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ है। वो 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक के बीच में ये मेला आयोजन किया जाएगा। इस मेले के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक अपनी अध्यक्षता में इसकी एक सभी विभागों के साथ एक बैठक ले ली गई है, जिसमें हमें कुछ दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी है। यही कारण है कि मां को राज राजेश्वरी का दर्जा दिया गया है और पूरे उत्तराखंड को नंदा सुनंदा महोत्सव का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल मॉनसून मैराथन के आयोजन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैराथन के दौरान कई खिलाड़ियों पर कुत्तों ने हमला कर दिया तो कई खिलाड़ी कुत्ते और बंदरों के डर के बीच ही दौड़कर वापस लौट गए हैं। हालांकि इन सब के बाद भी रानीखेत आर्मी सेंटर के जवान रोहित यादव ने इस बार मैराथन दौड़ जीती है। वहीं सेना के ही रमेश कुमार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि तीसरे पर मोहित कुमार जीते हैं। इसके साथ ही महिला वर्ग में रेणु सिंह ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर रूबी कश्यप रही है। इस बार आयोजन को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं, जिसमें खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। वहीं पर आयोजन समिति भी अगले साल सब ठीक करने का भरोसा दे रही है। ये रूट में पूरे में बीच में काफी प्लेन भी है, डाउन अप डाउन पूरा चढ़ाई ज्यादा काफी बहुत है। रूट में हर लगभग चढ़ाई ज्यादा है रूट में। भाई यही है, ओलंपिक तक एक बार छू के आए उस मुकाम को, कैसा क्या होता है एक बार माहौल देख के आए वहाँ तक का। रास्ते में ना डोगी थे, बनमोंकी थे, उनका बड़ा हुआ था, हमारे को प्रॉब्लम हुई है। हम उनकी वजह से रेस स्टॉप करनी पड़ी है, जिससे कि हमारा टाइमिंग थोड़ा बहुत कुछ कम बत्ती हुआ है। नहीं, ये रूट ऐसा है कि वहाँ जानवर है ही हमारे बीच में। हमारे वॉलंटियर ने बहुत अच्छा काम किया, वो साथ साथ चल रहे थे, लेकिन होता ही जानवर कहीं से भी आ सकता है, जानवर को रोक नहीं सकते। देहरादून से खबर मिल रही, जहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद एसआईटी ने वकील कमल विरमानी को गिरफ्तार किया है। पहले ही यूपी का वकील इमरान भी अरेस्ट हो चुका है और अभी इस मामले में कुल 9 आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने देहरादून की चाय बागान की करीब 200 बीघा जमीन के रजिस्ट्रार ऑफिस के दस्तावेज बदलकर खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, जिसमें आरोपियों ने करीब 10 बीघा जमीन को बेच भी दिया है। मामले का मुख्य आरोपी कमल विरमानी फर्जी दस्तावेज तैयार करता था और अपने साथियों के साथ मिलकर रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर दस्तावेजों को बदलवाता था। साथ ही जमीन खरीदने वाले लोगों के भी दस्तावेज तैयार कर इसे सही बताता था। पौने 2 एकड़ जमीन की बिक्री ये लोग कर चुके थे और लगभग 10 करोड़ की संपत्ति मतलब के लगभग का जो ट्रांजेक्शन वाइट में हुआ है उसकी भी जानकारी मैंने आपको पहले दी थी। और ब्लैक का तो उसका आकलन लगा लो, डबल से ज़्यादा ब्लैक का भी होगा। इसमें फर्दर विवेचना कर रहे हैं। अभी इसमें काफ़ी लोग अरेस्ट होंगे, काफ़ी लोगों का नाम इसमें आएंगे। आगे भी खबरें जारी हैं, छोटे से ब्रेक के लिए।